औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील-उर-रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ मैं एक बड़े अहम इशू जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा, जो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ी महंगाई है। और मेरा ख्याल में किसी भी चैनल पे और ना ही सोशल मीडिया पे ये चीज़ डिस्कस की जा रही है और गरीब आवाम इस महंगाई में पिस रही है। और हम लोग, हमारा सोशल मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारा हर एंकर सिर्फ और सिर्फ शहबाज गिल के इर्द गिर्द घूम रहा है। ना किसी को ये जो पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी है, जो एक गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई है, ना किसी की उस पर नज़र है, ना कोई उसके बारे में हुक्मरान सोचने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हुकूमत की, वफाक की और सूबाई हुकूमत पंजाब हो, अहम इशू पंजाब का है कि ना तो वफाक को कोई फ़िक्र है, ना ही कोई हुकूमत पंजाब को इसके बारे में फ़िक्र है। बस एक दूसरे की पकड़ दकड़ में लगे हुए हैं। नाज़रीन, एक तो ये इशू है महंगाई का। दूसरा जो अहम इशू है, या ये कह लें कि एक मेरी रिसर्च है कि आज तक हम 75 सालों में पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका। लेकिन ये कुछ हकीकत भी है कि 40 साल तक तो पाकिस्तान ठीक एक एज ए मॉडल पाकिस्तान को पूरी दुनिया में, बल्कि हमारी PIA को, हमारे पाकिस्तान को एक मॉडल के तौर पर जाना पहचाना जाता था। लेकिन 40 साल के बाद फिर ये हमारा मुल्क किस तरह किन किन हुक्मरानों के ये जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते रहे हैं, और तकरीबन 80 की दहाई के बाद हमारा ये खूबसूरत प्यारा मुल्क जो अल्लाह सुब्हान तआला कलमा के नाम पे बना, ये हुक्मरानों के खुदगर्जियों से, उनके लालचपन से ये मुल्क को खोखला करते करते चले गए और गरीब आवाम पिसती चली गई। अमीर अमीर से तर होता चला गया और गरीब गरीब तर होता चला गया। और एक मेरी अपनी एक रिसर्च है जो कि मैं अपने नाज़रीन के साथ वो भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जो मेरा एक अपना तज्ज़िया है, अच्छा, फिर ये जो मेरी अपनी एक रिसर्च है, आप भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। आजकल कोई भी चीज़ ढूंढनी मुश्किल नहीं है। मेरे जो अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान और ये जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, इनमें फ़र्क क्या है। हम लोग गरीब से गरीब तर और पसमंदा से पसमंदा हमारा मुल्क बनता जा रहा है, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल क्या है। पहले तो ये मैं अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर करता हूँ। रहा शहबाज गिल का मसला, तो वो थोड़ी सी आखिर में मैं आपको बताऊँगा। और शेख दानिश जो फैसलाबाद में प्ले बॉय पकड़ा गया हुआ है एक खतीजा नामी खातून के साथ ज़्यादती करते हुए, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ थोड़ा सी शेयर करूँगा आखिर में जाके। लेकिन हमारा इस वक्त इशू जो है, सबसे अहम इशू, वो है महंगाई। महंगाई की असल वजह क्या है हमारे मुल्क में, तो बताता हूँ, अभी आपको शेयर करता हूँ मैं अपने नाज़रीन के साथ। कि बल्कि वो मुझे खान साहब की बातें याद आ जाती हैं। खान साहब के वो झूठे, मैं हकीकत में ये झूठे कहूँगा, बाकी तो देखे, बाकी तो पहचाने जा चुके हैं। नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, ये तो आप एक किताब की तरह सामने वाज़ है। लेकिन हमें खान साहब से बड़ी उम्मीद थी कि खान साहब इलेक्शन से पहले जो वादे करते रहे हैं, जो अवाम के साथ इन्होंने जो अवाम को ख्वाब दिखाए थे, उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। अवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, गवर्नर हाउसेस, कोर कमांडर हाउसेस, IG हाउसेस, DIG हाउसेस, DC हाउसेस और सरकारी गेस्ट हाउसेस को देखें, और पाकिस्तान के एक ज़िला, सिर्फ पाकिस्तान के एक ज़िला में 18वें ग्रेड के ऑफिसर के एक सरकारी ओहदेदार का घर 106, 110, 100, 80 कनालों के पर ये मुश्तमिल है। इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस का रकबा, नाज़रीन लिख लीजिए अपने पास,
नोट कर लीजिएगा कि इस्लामाबाद के वजीर आज़म हाउस का रकबा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के मजमूई रकबे से 4 गुना बड़ा है। वजीर आज़म हाउस जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है उससे कम अज कम वो 4 गुना बड़ा वजीर आज़म हाउस है एक गरीब मुल्क का। लाहौर का गवर्नर हाउस पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ा है। जो लाहौर का गवर्नर हाउस जहां खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनानी थी, वजीर आज़म हाउस को उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाना था। ये खान साहब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था पौने 4 सालों में। और अवान सदर का सालाना खर्च पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों से के मजमूई बजट से ज़्यादा है। हम लोग अपने हुक्मरानों के दफ्तर देखें, उनके जाके दफ्तर देखें, उनकी शान व शौकत देखें और इनके अखराजात और अमला देखें, क्या ये सब फ़ैरोनियत नहीं है? एक सवाल है, अल्लाह सुब्हान ताला हमसे क्या राज़ी रहेगा? अब आ जाए तरक्की, ये तो मैंने आपको पुख्ता सा शार्ट सा बताया। अब आ जाएं आप तरक्की याफ्ता कंट्री में। तरक्की याफ्ता कौमों को लाइफस्टाइल देखें, तरक्की याफ्ता कौमों की लाइफस्टाइल देखिएगा। बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। हर आदमी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 18 ममालिक ऐसे हैं जो बिल गेट्स की दौलत से ज़्यादा है, अमीर है। 18, सिर्फ 18 पूरी दुनिया में। बाकी 192 ममालिक इससे कहीं बिल गेट्स से गरीब हैं। कितने? 192 कंट्री, 192 ममालिक बिल गेट्स से ज़्यादा गरीब है। लेकिन ये शख्स अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता है। बिल गेट्स साहब अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, ड्राइवर तक नहीं रखा हुआ। वो अपने बर्तन खुद धोते हैं। जब खाना खाते हैं अपने बर्तन उठा के, खाना खाने के बाद अपने बर्तन को खुद किचन में लेके जाते हैं और उसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कम अज कम साल में सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा वो टाइल लगाते हैं। मतलब सिंपल, उनकी सादगी मैं बता रहा हूँ टाइल लगाने का, कि उनकी एक सादगी, सिर्फ साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो टाइल लगाते हैं। और उनका दफ्तर जो है, बिल गेट्स साहब का जो दफ्तर है, वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लर्कों से कोई बड़ा नहीं है। जितना कि उनके आप वहाँ पे क्लर्क बैठे हैं, ऑफिशियली काम करने वाले लोग बैठे हैं, उनका दफ्तर सेम उसी टाइप का है। दूसरा नाजरीन, एक शख्सियत है वॉरेन बेफट। ये दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। इसके पास 50 साल का पुराना घर है, 50 साल पुराना घर है जिसमें उसने रहाइश रखी हुई है। ये दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है। इसके पास सन 1980 मॉडल की गाड़ी है और वो रोज़ाना, यकीन करें, वो रोज़ाना कोको कोला के ये जो क्रेट्स होते हैं ना, वो खुद जाके दुकानों पे सप्लाई करता है। और ये दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है। उसके बाद नाज़रीन आ जाएं यूके में, जहाँ पे हमारे खान साहब मसाले देते हैं बड़ी बड़ी कि जी मैं बरतानिया को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, अमेरिका को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। क्योंकि खान साहब तमाम पाकिस्तानियों से सबसे ज़्यादा बरतानिया को, यूके को, जिस जगह का भी आप नाम ले लेंगे, ख्वाह वो ये जनूबी वज़ीरिस्तान, इस इलाके का नाम ले लें, वो भी खान साहब से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ठीक हो गया। और उनको फिर ये खान साहब को ये भी जानते होंगे, पता होगा खान साहब को कि बरतानिया के वज़ीर आज़म के पास, मैं सिर्फ माजरत के साथ, क्योंकि खान साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि खान साहब अक्सर अपनी तकारीर में, अपने खिताबात में ये फरमाते हैं, जी मैं अमेरिका को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं इंग्लैंड को ज़्यादा जानता हूँ, मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं इस हवाले से खान साहब का जिक्र आ रहा है माजरत के साथ, क्योंकि कभी किसी दूसरे ने, नून लीग मियां नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ साहब ने या
जरदारी साहब हो गए या कोई भी अहम शख्सियत होगी, कभी उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ बरतानिया को, अमेरिका को, यूके को, यूरोप को। लेकिन खान साहब अक्सर ये कहते सुना है कि जी मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। नाज़रीन, बरतानिया के वज़ीर आज़म के पास जो उनका घर है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 बेडरूम पर मुश्तमिल है। और उसके बाद नाज़रीन आ जाए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की। खान साहब स्कैंडिनेवियन कंट्री की बहुत बड़ी मिसाल देते हैं। वो खान साहब का जिक्र सॉरी इसलिए आता है कि खान साहब ये डिस्कस करते रहे हैं और एग्जाम्पल बनाते थे ना कि देखिए जी स्वीडन, डेनमार्क, ये डेनमार्क की मिसाल देते थे, स्वीडन की मिसाल दिया करते थे कि हम वो सिस्टम लेके आएंगे पाकिस्तान में, लेकिन पौने 4 साल अवाम की आंखें तरसती रही हैं। नाज़रीन, स्कैंडिनेवियन, मैं खुद कुछ अर्सा पहले मैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इन जगहों पे मैं खुद घूम के आया हूँ। मेरे बड़े करीबी अजीज़, मेरे सगे मामू स्वीडन होते हैं, तो उनको कह लें कि 60 ईयर्स हो गए हैं कि वो स्वीडन में मुकीम हैं। तो मैं उनके पास गया तो यकीन करें नाजरीन, एक दफ़ा मैं जब स्वीडन में था मामू के पास, तो मामू ने एक प्रोग्राम बनाया कि यार हम लोग स्कैंडिनेवियन के अंदर, मेरा कोई प्रोग्राम है, उनका ट्रांसपोर्ट के साथ उनका तल्लक था, तो वो कहते हैं कि कोई बस लेके ना, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर वो बस चलानी है मैंने ना। उनका एक बिज़नेस, मतलब ऑलरेडी वो पहले ही बिजनेसमैन है, तो उनका एक ये न्यू बिज़नेस करने का उनका एक प्रोग्राम बना। तो हम लोग वाल्वो, नाज़रीन आपको, आपने लाजमी सुना होगा, वाल्वो दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन बड़ी अच्छी कंपनी है। जो ये वाल्वो है, इनकी बड़े बड़े अच्छी बसेज हैं, इनके बड़े बड़े ट्रक हैं, ट्राले हैं, इनकी कार बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूत कारें ये बनाते हैं। तो हम लोग वाल्वो की कंपनी में पहले एक दिन पहले फ़ोन किया, टाइम लिया उनसे, तो मैं, मामू और मेरी उनकी मिसेज, मेरी मेहमानी जान, हम लोग वाल्वो के ऑफिस गए, उनकी जो वो जहाँ पे ये सारा मैन्युफैक्चर हो रहा था, उनकी फैक्ट्री गई। तो वो मामू की जहाँ पे स्वीडन में रहाइश है वो है माल्मो, स्वीडन का एक बड़ा शहर माल्मो है, वहाँ पे उनकी रहाइश थी। तो गोथमबर्ग वगैरह में इधर वो वाल्वो की फैक्ट्री थी, कंपनी थी वाल्वो की। तो हम लोग उधर उनके पास गए। जब हम लोग गए हैं, यकीन करें नाजरीन के जैसे ही हमने जो टाइम दिया था, हम टाइम पे पहुंचे हैं। और जब हमें बुलाया गया, वो डायरेक्टर साहब थे वाल्वो कंपनी के। तो जब हम उनके ऑफिस गए हैं, पहुंचे हैं उनके ऑफिस में, उनसे हमारी सलाम दुआ हुई है, तो उनके ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ 4 चेयर्स पड़ी हुई थी। 4 चेयर्स पड़ी हुई थी, छोटा सा दफ्तर था और एक साइड पे छोटी सी उन्होंने एक शेल्फ बनाई हुई थी। वो डायरेक्टर साहब खुद उठे हैं, अपनी शेल्फ के पास गए हैं, उन्होंने हमारे लिए कॉफ़ी बनाई है, खुद कॉफ़ी बनाई है। अंदाज़ा कीजिए, बैल नहीं दी, पीएन को नहीं बुलाया, खुद उठे हैं, उठ के उन्होंने कॉफ़ी बनाई है हमारे लिए और एक प्लेट में चंद बिस्कुट रखे है और उन्होंने हमारी कॉफ़ी आगे सर्व की है। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे से डिस्कस करनी शुरू की। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो उस डायरेक्टर साहब ने हमें वो मालूमात दी हैं। ना कोई चपड़ासी, ना कोई गनमैन, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई इशू ऐसा नहीं था। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री की एक सादगी की मिसाल है। मैं ये सादा, मतलब कि कह लें कि उनको लोगों का एक रहना सहना, जिस तरह कि मैंने आगे आपको एक एग्जांपल दिया कि उनकी सादगी की एक मिसाल थी। और उधर ही था मैं उस वक्त, स्टॉकहोम जाने का इत्तेफाक हुआ। स्टॉकहोम के एक दफ़ा हमने देखा कि मॉल के ऊपर, मुझे मामू की एक बेटी है, वो स्टॉकहोम होती हैं, तो हम लोग एक मॉल में थे, तो उस बच्ची ने हमें, मामू की एक बेटी है, उसने हमें दूर से बताया कि वो देखें स्वीडन का वजीर आज़म, स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर, वो लाइन में लगा हुआ है, अपनी ट्रॉली पकड़ी हुई है उसने और बिल वाली लाइन में लगा हुआ है। और उसके बाद जब उसकी बारी आई है, उसने अपना सामान चेक कराया सारा और बिल पे करके ट्रॉली खुद लेके गाड़ी तक गया और अपना सामान खुद गाड़ी में रखा। कोई नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे थे। ये उनकी एक सादगी की मिसालें मैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये उनकी एक सादगी की बहुत बड़ी मिसाल थी और है। अब नाज़रीन आ जाए जर्मनी के वाइस चांसलर की तरफ, कि जर्मनी के वाइस चांसलर की जो रहाइश है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेड और एक छोटे से ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल है। तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ की मैं ये बात कर रहा हूँ।
इसराइल का वजीर आज़म दुनिया के सबसे छोटे घर में रह रहा है। इसराइल का वजीर आज़म दुनिया के सबसे छोटे घर में रह रहा है। और बिल क्लिंटन, नाज़रीन, बड़ी मशहूर शख्सियत अमेरिका के सदर हैं बिल क्लिंटन, और एक उनका एक केस था, पूरे मीडिया में वो हाईलाइट हुआ था, पाकिस्तानियों ने भी वो पढ़ा, जिसका उनका एक केस था बिल क्लिंटन का, ल्यून्स्की केस, वो एक लड़की के साथ जो उनका एक स्कैंडल बना था, याद होगा आपको। तो उस केस के दौरान यकीन करें उनके पास कोर्ट फीस के पैसे नहीं थे, और उन्होंने वो अपने दोस्तों से आधार पकड़कर कोर्ट फीस के पैसे दिए थे। सादगी। व्हाइट हाउस के सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे, व्हाइट हाउस के सुपर पावर ऑफ अमेरिका, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाला अमेरिका, उसका सदर का जो व्हाइट हाउस के कमरे, सिर्फ 2 कमरे उसके इस्तेमाल में है। व्हाइट हाउस के सदर के अपने ज़ाती इस्तेमाल में सिर्फ 2 कमरे हैं। जापान का वजीर आज़म को शाम 4 बजे, जो जापान का वजीर आज़म साहब है, उनको शाम के 4 बजे के बाद सरकारी गाड़ी अलाउ नहीं है। वो शाम 4 बजे के बाद सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जापान के वजीर आज़म। और अब नाज़रीन नोट कीजिएगा और सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा कि ये छोटे घरों वाले, ये छोटे छोटे घरों वाले हम जैसे बड़े घरों वालों के, कनालों के रकबों पे, हम पाकिस्तानियों के जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े घरों वाले, और ये छोटे घरों वाले बड़े घरों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। ज़रूर ये सोचने की बात है। और आखिर इसके पीछे वजह क्या है, मैं ये आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। और हम दिन रात, और ये मतलब कि ममालिक हमसे, मतलब देखें कि ये ममालिक हमसे कितना दूर चले गया। अब तो हर घर में, हर फैमिली में एक मेंबर, कोई अमेरिका में है, कोई यूके में है, कोई मिडिल ईस्ट में, हर घर का एक मेंबर, 2 मेंबर हो लाजमी है। और यकीन करेंगे कि ये ममालिक हमसे कहीं आगे है। जिन लोगों ने तो खुद ये जगहों पे रह के आए हैं, स्कैंडिनेवियन, यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, लोग कहते हैं ना कि हम 100 साल पीछे हैं। मेरा 2 दफ़ा तजर्बा हुआ है, हम 100 नहीं 500 साल पीछे हैं। हम बड़े घरों वाले 500 साल इन तरक्की याफ्ता मुल्कों से पीछे हैं। और हम दिन रात हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। हम वापस सन 47 की तरफ जा रहे हैं। दुनिया तो तरक्की करती ऊपर जा रही है, चांद तक पहुंच गई है, हम लोग सन 47 की तरफ जा रहे हैं। और कर्जों में से, IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों से, क्या बात है, हमारे हुक्मरान अय्याशियाँ करते हैं बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े जनाब वाला अपने पैलेसों में, हज़ारों के, सैकड़ों के हिसाब से मुलाजमीन हैं उनकी खिदमत करने के लिए। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से पेट्रोल आ रहा है, उनके पैसों से चीज़ें खरीदी जाती हैं। ये था पाकिस्तान और तरक्की याफ्ता मुल्क का, मैंने छोटा सा एक मुख्तसर चीज़ आपके साथ उनका लाइफस्टाइल शेयर किया। नाज़रीन, अब चलते हैं अहम इशू जो इस वक्त, कल नाज़रीन मुझे बिल आया है। तो जैसे जब वो ये बिल के दिन करीब आते जाते हैं तो इंसान, हम जैसे सैलरी पर्सन, अब पाकिस्तान में अक्सर सैलरी पर्सन या मजदूर तबका है, और ये जो तनख्वाहदार सैलरी पर्सन लोग होते हैं, इन्होंने अपने बजट के अंदर रह के सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो अभी महीना आता नहीं है, सैलरी आती नहीं है, उससे पहले ही 15-20 दिन पहले, 10 तारीख के बाद फिक्र पड़ना शुरू हो जाता है कि यार बिजली का बिल आना, या अल्लाह पाक रहम करना, मदद करना, या अल्लाह पाक। कसम खुदा की बंदे दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं मांगते कि या अल्लाह पाक रहम करना, कहीं बिजली का बिल कोई ज़्यादा ना आ जाए। तो नाज़रीन, कल बिजली का बिल आया है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन ज़ालिम हुक्मरानों की, कि यार हमें किस बात की ये सज़ा दे रहे हैं। ये देखिए, ये अगस्त, इस महीने का ये बिल है, और जिसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त। सैलरीज आती हैं 1-2 को, और ये इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त। इसका मतलब ये हुआ कि किसी से आधार लेके हमें ये बिल पे करना पड़ेंगे। ज़ाहिर तनख्वाहदार बंदा तो रोज़ पैसे नहीं आते हैं। अब 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो किसी से आधार ही लेने पड़ेंगे, उसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं। तो फिर जब फाइन होना पड़ेगा।
जब फाइन होगा या नहीं पेड होगा तो मीटर उतर जाएगा या फिर फाइन के साथ पे करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब जुल्म देखिएगा इन हुक्मरानों का। ये जो महंगाई सस्ती करने आए थे, महंगाई पर कंट्रोल करने आए थे, हमारे प्यारे मुफ्ता साहब बड़ी खूबसूरत मासूमाना सी शक्ल लेके टीवी पे आ जाते हैं। नाज़रीन, एक तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम के आखिर में मैं ये बिल की तस्वीर आपको साथ अटैच होगी और ज़रूर आप देखिएगा कि सबसे बड़ा है क्या यार इनका स्टाइल है। इन्होंने लिखा हुआ है कि से नो टू करप्शन। व्हाट इज़ दिस, से नो टू करप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि करप्शन कहाँ और किस तरह ये लोग करते हैं। अब ये देखिएगा कि 376 यूनिट का बिल है, 376 यूनिट का बिल है और इसके ऊपर कॉस्ट आई है 7,094 रुपये। इसकी जो कास्ट है, देखिए अब ये एक बाल पॉइंट है, एक बाल पॉइंट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, इसकी कॉस्ट निकालते हैं कि यार इसकी कॉस्ट हमें 10 रुपये आई है, तो हमने इसको 10 रुपये कास्ट आई है तो इसको 12 या 13 रुपये में हमने अपना 2-4 प्राफिट रुपया रख के इसको आगे सेल करना है। तो बिजली की कॉस्ट आ रही है 7,094 रुपये। ज़रा इसके ऊपर पेट्रोल का अखराजात, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह हर चीज़ डाल के ये कास्ट निकाली जाती है और इसकी कास्ट है 7,094 रुपये। अब नाज़रीन, इसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस डाले हुए हैं, ठीक हो गया जी। इधर भी एक जगह पे इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाली है 4,016 रुपये। फिर ये FC चार्जेस है कोई 161 रुपये। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि ये है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट। ये क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट वाला क्या बला चीज़ है, ये 3 महीने का जो ये इन्होंने डाला हुआ है 1,419 रुपये। कितने? 1,419 रुपये। अब इधर इन्होंने आके बिल जो है वो बनाया है ये टैक्स वगैरह डाल के 12,701 रुपया। ये सिर्फ FAP फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और ये क्वार्टरली ये कोई 1,400 जो क्वार्टर टैरिफ है एडजस्टमेंट, 3 महीने के बाद पता नहीं एडजस्टमेंट ये कौन सी तो रास्ते निकाले हुए हैं ना खाने के। तो ये 1,419, ये टोटल हो गया जी 12,701 रुपया। अब आ जाए आप दूसरी फिगर, दूसरी लाइन में, जहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो डाली हुई है 128 रुपये, वो 35 रुपये TV चार्जेस जो कि मस्जिदों को भी जाती है। ये मतलब मस्जिद के बिल में भी ये 35 रुपये डाले जाते हैं। मस्जिद में, किस मस्जिद में इस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख के करीब रजिस्टर्ड मस्जिदें 10 लाख के करीब है और 35 रुपये फ़ी मस्जिद से ये लेते हैं। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि ये अरबों के हिसाब से सिर्फ मस्जिद से TV की मद भी लेते हैं। अच्छा जी, फिर उसके ऊपर इन्होंने नाज़रीन डाला हुआ है GST है 1,498 रुपये, 1,498, 1,500 रुपये लगा ले। और उसके बाद फिर इन्होंने GST 693, फिर 60, इस तरह इन्होंने कह लें कि 2,414 रुपये ये टैक्सेस डाले हुए हैं। से नॉट टू करप्शन, साथ बिल के ऊपर स्टैम्प किया हुआ है। अच्छा नाज़रीन, अब इसके ऊपर इन्होंने ये जो बिल है ये सारा करंट बिल इन्होंने डाला हुआ है, ये टैक्स डाल के 10,374 रुपये, 10,374 रुपये। अब आ जाते हैं, फिर नीचे आ जाएं तो उसके ऊपर इन्होंने फिर नीचे टोटल FPA, फिर टोटल FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टोटल करके डाली हुई है 4,772 रुपये, 4,772 रुपये, 4,772 रुपये। और टोटल बिल जो उन्होंने भेजा है 15,116 रुपये, 15,116 रुपये इन्होंने बिल भेजा है, ये अगस्त का। और आप खुद सोचिएगा कि गरीब आदमी क्या करेगा, खुदकशी के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, क्या करेगा। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़जाना साहब, सर ये बताया कि 25,000 आपने आते ही मजदूर की सैलरी की थी, ये बिल है वो किस तरह पे करेगा। ये एक नॉर्मल घर का बिल बता रहा हूँ, ये 4-5 मरले के घर का बिल है। एक कूलर चल रहा है, एक कूलर और पंखे हैं, ज़्यादा गर्मी है, मरना तो नहीं है। एक कूलर और 7 पंखे चल रहे हैं और कूलर भी इस समय हाबस कर देता है, वो भी बंद कर देते हैं। अब नाज़रीन, ये अगस्त 2022 का बिल है। अब इसी तरह पिछले साल, मतलब कि डिफरेंस देखिएगा, पिछले साल ये है 376 यूनिट का बिल है, ये आज अगस्त 2022 का 376। अब पिछले साल जो था वो 397 यूनिट था, 2 अगस्त 2021 का। कितने यूनिट जले थे?
397 यूनिट और बिल उसका आया था 7,583 रुपये, 7,575 रुपया। समझ ले कि ये 1 साल के अंदर अंदर ये बिल डबल हो गया, 15,116 रुपये। नाज़रीन, ये तो था जो मैंने आपके साथ सारा शेयर किया बिल। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये जितने भी मैंने आपके साथ ये बताया है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का रकबा, सदर हाउस का रकबा, गवर्नर हाउसेस के रकबे, ब्यूरोक्रेट्स के रकबे, जितने भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सब अय्याशियाँ हैं ना, ये कहाँ से पूरी होंगी? ये हम जैसे, आप जैसे और गरीब अवाम, जो अवाम की इस वक्त अक्सरियत है, मेरा ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारी है वो 60% से ऊपर चले गए हैं लोग। ये जो सफ़ेद पोश, हम जैसे सफ़ेद पोश मिडल तबके लोग थे, यकीन करें कि किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, किसी से आधार नहीं मांग सकते, अपना रोना नहीं रो सकते, सड़कों पे खड़े होकर भीख नहीं मांग सकते। माँ सिवाय सिर्फ एक रास्ता है, खुदकशी का, वो भी इस्लाम में हराम ना होती तो यकीन करो इन हुक्मरानों ने ये मिडिल क्लास ये तो बिल्कुल ख़त्म कर देने थे। अगर इस्लाम में, हमारे मज़हब में, इस्लाम में खुदकशी हराम ना होती तो इनके यशियाँ थी, मज़े थे। इन्होंने सारे मिडिल क्लासियों को मार दिया था, खुदकशियाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो ये जितनी भी बड़े बड़े रकबों में सैकड़ों के हिसाब से मुलाजमीन हैं, उनके अखराजात हैं, तनख्वाहें, अखराजात, सरकारी पेट्रोल बनी गाला आ रहा है, पर टैक्सी की तरह, रिक्शे की तरह बनी गाला में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है, और इस हुकूमत का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, PDM का हुकूमत घूम रहा है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब, प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे लीडर साहब, मैं खुद नून लीग का था, खुद नून लीग का था, यकीन करें शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, सर आपने अपने नून लीग की सियासत ख़त्म कर दी है। मैं खुद रोज़ाना की बुनियाद पे अपने दोस्तों को मिलता हूँ, नून लीग के दोस्तों को। नून लीग के कोई अमीर तबका नहीं है, नून लीग का अमीर तबका तो वो MPs है ना, सिर्फ गिनती के हिसाब से। बाकी तो वो जो नीचे हैं, आपके जो असल आपका सरमाया था, नून लीग हो या PTI हो, असल सरमाया इन पार्टियों का अवाम है, गरीब अवाम आप लोगों का सरमाया है, आप लोगों के वोटर सपोर्टर हैं। और अब नून लीग के वोटर और सपोर्टरों की राय क्या है, वो क्या कहते हैं? नाज़रीन ये ज़रा गौर कीजिएगा, वो नून लीग के वोटर सपोर्टर कह रहे हैं, PTI के नहीं, नून लीग के वोटर सपोर्टर कह रहे हैं, यार पहला तो एक पार्टी खादी सीगी, कि पहला एक पार्टी खादी सी कि PTI खादी सी, कली खादी सी, तो चलो गुजारा हो रहा सीगा। लेकिन उस वक्त भी महंगाई थी, तो महंगाई के ऊपर हम लोग प्रोग्राम किया करते थे। उस वक्त वाकई हर चैनल उस माइक उठाकर बाज़ारों में घूम रहा था। आज वो मीडिया कहीं नज़र नहीं आ रहा। खान साहब की ये बात में वजन है कि आज वो मीडिया किधर है और लोग क्या कहते हैं। और बड़े बड़े ये जो हमारे एंकर पर्सन है, बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, अब महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? मैं नहीं कहता, लोगों का इल्ज़ाम है। लोग कहते हैं कि भाई अब उन लोगों के मुंह क्यों बंद हुए हुए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो उनके ज़हन में क्या सोच है कि ये मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का, और ये बड़े बड़े जितने भी सहाफ़ी थे, एंकर थे, इनके क्यों खामोशी क्यों है। आप खुद समझ जाए कि इस खामोशी के पीछे लोगों की क्या राय है। अब वो नून लीग के वर्कर और सपोर्टर क्या कहते हैं कि आगे तो एक पार्टी खा रही थी, अब 12 पार्टियां मिलके खा रही हैं। और भाई वो कहते हैं हम लोग 12 पार्टियों का पेट नहीं भर सकते। अगर एक पार्टी, नाज़रीन ज़रा पे कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर एक पार्टी पर यूनिट 1 रुपया भी डाले तो 12, एक यूनिट पे 12 पार्टियों के 12 रुपये पड़ गए। वो कहते हैं हमने ठेका लिया हुआ है इन लोगों का, इन लोगों के हम जिम्मेदार हैं, ये हमारा खून निचोड़ रहे हैं, हमें खा रहे हैं, हम कब तक इनको खिलाएंगे, हम क्या करें, किधर जाए। ये नून लीग के वोटरों की राय है। अवाम की, जो गरीब अवाम पिस रहा है, दिहाड़ीदार है, मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला है, रेडी चलाने वाला है, अक्सर ये जिन लोगों की है, तनख्वाहदार तबका। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब आप और मिफ्ता इस्माइल साहब आप मुझे 25,000 रुपये में ये बजट बना के दिखाएं।
25,000 में ये बजट बना के दिखाया। चले 25,000 को भी छोड़े 25,000 को। ये जो हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर इत्तलात, जो बड़े बल्कि बड़ी उसकी एक वो सोशल मीडिया पर पूरे 40,000 से नीचे कम तनख्वाह वाले को पूरे 2,000 रुपया देगी हुकूमत। अफसोस है। और भाई मेरी बहन मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आप बहन है मेरी, आप मुझे 50,000 रुपये में ये बजट बना के दिखा दें। 50,000 रुपये में इस बिल का बजट, ये जो बिल है आ रहा है, ये अभी पेट्रोल 200 इस वक्त 35 रुपये 36 रुपये हो गया है। या आगे अब सर्दियाँ आनी हैं, गैस के बिल आ जाने हैं। मकसद कहने का है कि भाई अब पेट्रोल बढ़ाया, आवाम को क्या रिलीफ दिया? आप तो महंगाई कम करने आए थे, मुझे बजट 50,000 रुपये में ये बजट बना के दिखाए। अवाम कह रही है कि अवाम ये कह रही है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए आए थे, जिसके लिए खान साहब भी दौड़ रहे हैं, जिसके लिए मियाँ साहब भी आ रहे हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने अदम एतमाद किया 12 पार्टियों ने मिलके। ये कोई अवाम के लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए आए थे। अवाम अब इस चीज़ को समझ चुकी है। तो नाज़रीन, मेरी इस बात से आप 100% इत्तेफाक करेंगे कि मुझे ये 50,000 की सैलरी पर्सन बंदे का एक बजट बना के दिखा दे, आपके लिए इशारे काफ़ी। नाज़रीन, आप चलते हैं मुख्तसर सी दूसरी खबर की तरफ कि शेख दानिश की जो बेटी हैं अना दानिश, उसका नाम ECL में डाल दिया गया है और वो भी इंशाल्लाह जल्दी पुलिस के दफ्तर में होगी। और CPO फैसलाबाद साहब भी इंशाल्लाह इस केस को ख़ुद फॉलो कर रहे हैं, डेली की बुनियाद पर, बल्कि हर घंटे की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस उनका, और उसको वो खुद देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ये अना दानिश भी काबू में आएगी, ये अब बाहर भाग नहीं सकती है। तो शहबाज गिल साहब ने जो कल किया और खान साहब ने उसकी फेवर के लिए हॉस्पिटल आए हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है कि एक बंदे के लिए, एक शहबाज गिल के लिए, वो इतनी अहम, शहबाज गिल साहब इतने अहम अचानक क्यों हो गए हैं, ये सारी अवाम जानती है। और खान साहब को अपना डर है, अपना पाला है। मतलब खान साहब, आप तो कहते थे कि बड़े आदमी के लिए कानून हो रहा है, छोटे आदमी के लिए कानून हो रहा है। आप कितनी दफ़ा इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं? अभी आपको नोटिस FIA के नोटिस जा रहे हैं। आप कानून को कहाँ पे समझते हैं? अदालतों को, पुलिस को कहाँ पे समझते हैं? तो नाज़रीन, ये सारे एक ही लाइन के कट्ठे बट्टे हैं, जट्ठे कट्ठे हैं, क्या बोले इनको। खान साहब ने भी जो है ना वो झूठे ख्वाब दिखा के आए थे, आया कि वो पौने 4 सालों में वो यूनिवर्सिटी नहीं बना, वो प्राइम मिनिस्टर का हाउस गिरा देते, घर वज़ीर आज़म हाउस, ये चारों गवर्नर हाउसेज पूरे पाकिस्तान के गिरा देते, गेस्ट हाउसेज ख़त्म कर देते, ये ब्यूरोक्रेट्स के कनालों के घर ख़त्म कर देते। लेकिन नहीं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के एंजॉय कर रहे थे माहौल को। अब उनका बनी गाला का घर ही देख लीजिए। खान साहब, आप तो बरतानिया को सबसे ज़्यादा जानते हैं, इतना बड़ा घर उधर ले सकते हैं आप तो बादशाहों वाली खुद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के वो जाती उम्रा की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। बहरहाल सब एक जैसे हैं। नाज़रीन, मेरी इस बात से आप 100% इत्तेफाक करेंगे। और ये आज खान साहब शाम को रैली निकाल रहे हैं। कल शहबाज गिल साहब को मिलने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया, तो बैठ के उन्होंने वो हॉस्पिटल का सारा माहौल ख़राब कर दिया। वो यकीन करें कि हमारे वो मीडिया के नुमाइंदे ने, हमें लड़के ने बताया है, ज़राए ने, कि उस वक़्त हॉस्पिटल का इतना माहौल ख़राब हो गया कि जो सीरियस मरीज़ थे उनके लिए, उनके लवाकीन के लिए जो उनको मिलने आए थे, उनके घर वालों के लिए मुश्किल हो गई थी। वो जो थोड़ा सा टाइम गुजारा है, वो बहुत मुश्किल से वो टाइम गुजारा है। तो खान साहब ने ये भी नहीं देखा कि ये जगह कौन सी है, मैं कहीं इनको, अपनी टीम को, कोई अपने इस मजमे को कहीं बाहर ले जाऊँ, दूर ले जाऊँ, किसी हॉस्पिटल से दूर ले जाऊँ, लेकिन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने आप जान बचाने के चक्कर में हैं। तो खान साहब, ठीक है, अवाम आपके साथ है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त आपके पास स्ट्रीट पावर है, अवाम आपके साथ है। लेकिन अवाम के साथ साथ, खाली सिर्फ अवाम के साथ या अवाम की पावर से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, आपको दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। समझिए, आपको स्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात बढ़ा के रखने चाहिए। इतना नहीं आपको उन लोगों को स्टैब्लिशमेंट, हमारे पाक फौज का एक अदारा है, मजबूत तरीन अदारा है, जिस तरह आपने पाक फौज को बदनाम किया पूरी दुनिया में, इंडिया इसराइल के साथ
जो सारे अकाउंट्स पकड़े गए हैं, जिस तरह भी जो भी हुआ है, इस तरह लोग मुखलस पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के साथ इस तरह नहीं करता। ख्वाह जितना मर्जी, नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, बाकियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, सब के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक मुख्तसर सा उन्होंने सिर्फ खलाई मखलूक ही कहा था, या थोड़ा सा एक बयान दिया था, छोटे छोटे बयान जो, और वो भी किसी एक ज़ात की हद तक दिए थे, पूरी फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश नहीं की। तो नाज़रीन, सारी सूरत आपके साथ है, प्रोग्राम लंबा हो रहा है, तो इजाज़त दीजिएगा। आखिर में मैं आपको नाज़रीन बिल ज़रूर चेक कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, अगर आपने आइंदा पाकिस्तान में सियासत करनी है तो ये महंगाई है। अगर महंगाई को कंट्रोल किया, महंगाई को वापस लेके आए, पेट्रोल को 124-25 रुपये पे लेके आए, बिजली के बिलों को वापस लेके आए, हर चीज़ को वापस लेके आए, जितनी भी ये रोज़मर्रा की एशिया, खाने पीने की एशिया, इनको नीचे लाएंगे तो आप कामयाब, आपकी सियासत पाकिस्तान में चलेगी। नहीं तो अब अवाम किसी झूठे, ना वो PTI इमरान खान साहब के वादों पे आएंगे, ना वो नून लीग के किसी झूठे बातों में आएंगे, और ना किसी और की झूठी बातों में आएंगे। तो इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।